माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 9th के अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर देखेंगे। दूसरा चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग। पहला चैप्टर था पालमपुर की गांव, जिसमें देखा गया कि हर क्षेत्र में व्यक्ति अपनी जीविका के लिए कुछ न कुछ काम करता रहता है, लेकिन फिर भी गरीबी लगी रहती है और अपनी गरीबी को मिटाने के लिए व्यक्ति कुछ मौसमी कार्य और कुछ फिर बाहरी कार्यों को करता है। संसाधन के रूप में लोग से तात्पर्य है कि वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमता के संदर्भ में कार्यरत लोगों का वर्णन, यानी कि ऐसे लोग जो कार्यरत हैं उन्हीं को संसाधन के रूप में रखा गया है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। करा कि अवलोकन संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। यानी कि परिसंपत्ति यानी कि संपत्ति के ऊपर की बात है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, जो शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा यानी कि हम व्यक्ति को ज्ञान देकर के, शिक्षा देकर के उसे किसी न किसी क्षेत्र में कार्यरत बनाते हैं, वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। यानी कि जो हमारे पास ज्ञान पूंजी होती है, ज्ञान होता है, वही हमारा मानव पूंजी होता है, वही हमारा हथियार होता है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। हमारे पास जितने भी ज्ञान है, ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान अर्जन करने की शक्ति है, वही हमारा ज्ञान का स्टॉक है। अब करा कि परिचय संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमता के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का ये तरीका है। यानी कि उस देश में कितने कार्यरत लोग हैं जो कार्य करने योग्य हैं, किन किन क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, ये उस देश के कार्यरत लोगों पर निर्भर करता है। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। सकल राष्ट्रीय यानी कि घरेलू उत्पाद। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। जनसंख्या क्या है? एक संसाधन है और एक मानव संसाधन है। यह विशाल जनसंख्या के एक सकारात्मक पहलू है, जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंचने से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। यानी कि हम जब इन सारी चीजों की संबंधित विचार करते हैं तो ये सारी चीजें हम जनसंख्या के बारे में सोचने पर भूल हो जाता है हमसे, और ये पहुंचना उन तक बहुत आवश्यक है। फिर भी जब इसके बारे में, इसके सुख सुविधाओं के बारे में हम बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि व्यक्ति भी देश का एक पूंजी है। जब इस विद्यमान मानव संसाधनों को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। लेकिन जब वही विकसित हो जाता है, जैसे हमारे बीच 10 व्यक्ति हैं, अगर 10 व्यक्ति हैं और वह किसी न किसी काम में अच्छे से कार्यरत हो जाते हैं, चाहे कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर हो जाता है, तो क्या होता है, एक प्रकार से पूंजी उत्पादन करने योग्य हो जाता है। तब हम समझते हैं कि इसके पास पूंजी है और वही व्यक्ति का मानव पूंजी बन जाता है, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही बात देश की उत्पादन शक्ति में भी वृद्धि करता है। यानी कि हमारे देश में जितने पढ़े लिखे लोग रहेंगे, हमारा देश उतना ही विकसित होगा। मानव पूंजी में निवेश यानी कि जो मानव पूंजी यानी कि व्यक्ति के ऊपर जो खर्चे होते हैं, जैसे शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा, यानी कि इन शिक्षा प्रतिनिधियों के द्वारा जो चीजें खत्म होती हैं, खर्चे होते हैं, वो भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। जैसे हम पेड़ लगाते हैं, जैसे पेड़, किसी भी चीज का पौधा लगाते हैं तो पेड़ का रूप धारण करता है, और उससे हम क्या आशा रखते हैं कि इस पे अगर हम इसकी सेवा करेंगे तो यह हमें फल अवश्य देगा। जैसे आम का सीजन है, हम लगाते हैं तो इसमें हमें फल दे रहा है। वही चीज है, हर माता पिता कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके अच्छा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और फिर आगे चल के हमारा सहारा होगा। वही बातें कर रहा है कि मानव पूंजी में निवेश, यानी कि अगर हम व्यक्ति के ऊपर खर्च करेंगे, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे प्रशिक्षण, चाहे स्वास्थ्य सेवा के द्वारा हो, तो वह भौतिक की पूंजी की भांति वो भी प्रतिफल देगा, यानी कि वह भी कल फल देगा, वो भी पैसा कमाएगा।
और अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वास्थ्य लोगों के उच्च उत्पादन के रूप में इसे हम प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। और यह हमारे सामने है कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, कार्यरत हैं, जो अच्छे किसान हैं, उन्हें उनके द्वारा जो मेहनत किया जाता है उससे अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाया गया है, कहा कि भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकती है। यानी कि हरित क्रांति के द्वारा हम पहले उतना अच्छे से खेती बाड़ी नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही हरित क्रांति आई इसमें अच्छे बीज, अच्छी सिंचाई के साधन, अच्छी कटाई के साधन, यानी कि आधुनिक जो भी मशीनीकरण है उसका उपयोग करके हम हरित क्रांति के द्वारा अच्छे उत्पादन कर रहे हैं। तो भी भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। यहाँ पे देखिए बातें करें कि मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है या उससे अधिक है। मानव पूंजी क्या है, क्या यह रुपया पैसा अथवा डॉलर के समान है या उससे अधिक है। यानी कि व्यक्ति कहते हैं ना कि लाख रुपए ले लीजिए, ये चीज हमें दीजिए, हम खुद कहते हैं कि नहीं लाख रुपए खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर व्यक्ति रहेगा तो कई लाख रुपए कमा सकता है। यही मानव पूंजी है। यानी कि क्या कर रहा है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर का काम व्यक्ति को इलाज कर रहा है, तो उसका क्या है, उसकी वह पूंजी है और उसी कार्य के बदले वह पूंजी कमा सकता है। एक शिक्षक है, वो पढ़ा ले, उसके पास शिक्षा यानी कि उसका जो ज्ञान है वही उसके पास पूंजी है। हर व्यक्ति के पास जो ज्ञान होता है वही उसकी पूंजी होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो। कह रहा है कि स्वस्थ लोगों को लाभ होता है। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है। यानी कि वो समाज को दिखाई नहीं देता है, लेकिन लाभ होता है जरूर है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उतनी स्वास्थ्य सेवा उन्हें प्रदान नहीं की गई। और वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे दो चीजें पूछ रहा है कि क्या भूमि और श्रम स्वयं अपने आप भौतिक पूंजी है, तो नहीं है, क्योंकि भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है क्या, मानव पूंजी। भूमि हमें नहीं इस्तेमाल कर सकते, भूमि को हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकते हैं जब तक कि मानव उसे अपने उपयोग में ना लाए। फिर करें कि अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना गया है। फिर कह रहा है कि लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादन परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा होता है। तरह के निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करना कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास कैसे करते हैं। यानी कि यहाँ पे एक शकल की कहानी करा कि दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी और उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के काम काज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू का भी देखभाल करता था और उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिलती थी। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखवाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्जा भी ले लिया और शकल प्रतिभाशाली था और आराम से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स
पूरा किया और कुछ समय के पश्चात उसे प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइनर भी किया और इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली और उसके बॉस ने उसकी सेवाओं में प्रसन्न होकर उसे प्रोन्नति दे दी। कहने का मतलब है कि उसके माँ बाप ने उसके ऊपर खर्च किया, उसे पढ़ाया लिखाया, तो क्या हुआ, उसे एक अच्छी जॉब मिल गई। अब देखिए उसके दूसरे मित्र विलास की क्या कहानी है। विलास 11 वर्ष का एक लड़का था, यानी कि सकल 12 वर्ष का और विलास 11 वर्ष का। वह सकल के ही गांव में रहता था और विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ गीता ने मछलियां बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और निकट की मंडी में बेचती और वह मछलियां बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपए ही कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सकती और उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता और अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता और कुछ समय पश्चात उसकी माँ भी बीमार पड़ गई तथा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था और विलास उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए वो भी बाध्य हो गया और अपनी माँ की तरह वो भी कम ही कमा पाता था। कहने का मतलब है कि सकल के घर वाले उसके पीछे खर्च किए, पैसा लगाए, पूंजी निवेश किया, तो वह क्या हुआ, प्रतिफल यानी कि वो भी फल देने वाला बन गया। और वहीं विलास यानी कि उसके पीछे क्या हुआ, न खर्च करने वाला था, न उस पर कोई पूंजी लगाई गई और वो भी जैसे जिस माहौल में ढला उसी माहौल में वह भी रह गया और उसने क्या हुआ, कम ही फल देने वाला बन गया। कह रहा है कि इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों से हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। सकल शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट अस्वस्थ था, उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी और विलास गठिया का रोगी तो उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे और सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। सकल को एक प्राइवेट में फर्म में नौकरी मिल गई और विलास वही काम करता था जो उसकी माँ करती थी और अपनी माँ की तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई और इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हो गई और कुल उत्पादन देश की समृद्धि में योगदान देती है और इसके बदले व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के रूप में किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता रहता है, चाहे वो पैसा हो चाहे सामग्री हो, किसी न किसी रूप में व्यक्ति को मिलता है। और विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की भांति मछलियां बेच करके अपना जीवन यापन करता और इसलिए वह अपनी माँ की तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता है। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश में भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि अगर हम मानव संसाधन में अगर हम पैसा लगाते हैं तो आगे चलकर वो भविष्य में प्रतिफल यानी कि उच्च बहुत ही अच्छे वेतन के रूप में हमें प्राप्त हो सकते हैं या फिर ज्ञान के रूप में। कोई जरूरी नहीं कि हम पैसे के रूप में पैसा कमाने के उद्देश्य से करें, हम बहुत कुछ कमा सकते हैं। लोगों में या निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है। यानी कि भूमि अगर हम अच्छी फसल लगाएं, अच्छे बीज लाने तो वो क्या होता है, अच्छी फसल हमें प्राप्त देता है। और उसी प्रकार अगर हम व्यक्ति के ऊपर अच्छे निवेश करें, उसे फोर्स करें, पढ़ाई लिखाई कराएं तो ज्ञान रहेगा तो वो भी व्यक्ति क्या होगा, प्रतिफल देगा यानी कि हमें अच्छा फल देगा। तो इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का देखेंगे। धन्यवाद।